जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तथागत डिफेंस एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इस सीरीज़ में हम यहाँ पर जो एनडीए के लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज़ हैं इनको डिस्कस कर रहे थे और कुछ लेक्चर्स हम यहाँ पर कर चुके थे। आज हम 2024 के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि एन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का, ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम का। ठीक है, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी के बीच में हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है सभी जगह पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन कंसर्न है, मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पॉइंट ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। फिर कुछ इस तरीके से एक सीरीज में रजिस्टर और सीरीज और पैरेलली रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कि आर हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों। इसके अलावा यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो बाकी के जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से यहाँ पर चले जा रहे हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सीरीज और पैरेलल दोनों एक एक लगे हुए हैं। बाकी हमारा जो बाकी के जो इनफाइनाइट है इनको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज में और एक पैरेलल में मानेंगे, बाकी को हम x मान लेंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कि देखिए, नेट रेजिस्टेंस हमने मान लिया है x। ठीक है, एक सीरीज में हमने माना है। ठीक है, और बाकी हमने माने हैं x और एक पैरेलल में और एक सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पर r मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, r प्लस x। तो यह हमारा यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मूला होता है। सीरीज और पैरेलल इनफाइनाइट जा रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर r की जो वैल्यू है वह कितनी है, 4। ठीक है, जैसा कि हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 4x डिवाइड बाय 4 प्लस x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू 4 प्लस x, 4 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा वह डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके की हमारी इक्वेशन यहाँ पर बनती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारा बेसिक से जो फॉर्मूला होता है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होता है कि बी स्क्वायर होता है। ठीक है, बी स्क्वायर होता है, या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फॉर्मूले होते हैं उसमें से एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 16 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तब हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आता है x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 रूट 5 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है। तो आप एक बार सॉल्व कीजिएगा, आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देखिएगा आपका आंसर आता है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ निकल के आता है 2 प्लस 2 रूट 5 ओम। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं अगर आपका नहीं आता है तो। ठीक है, बेसिक से यह फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द करंट थ्रू इलेक्ट्रिकल मशीन रनिंग ऑन डायरेक्ट करंट इज 15A, आई की वैल्यू कितनी दी है हमें, 15 एम्पेयर। ठीक है, एंड द मशीन रन्स फॉर 10 मिनट, टाइम भी हमें दिया गया है 10 मिनट्स। ठीक है,
द चार्ज दैट पजेसेस थ्रू द मशीन ड्यूरिंग, तो चार्ज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो बेसिक सा फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है। I की वैल्यू 15 है ये, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हमारा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वह मिनट में है, सेकंड में रखते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 600 यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। 90,000, ठीक है, सॉरी 9,000 यहाँ पर कॉलम करंट यहाँ पर होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर डी होगा। तो बेसिक सा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यह सॉल्व करके भी दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट शेप, बेस्ट शेप कौन सा होगा इसमें, सॉलिड मेटल रॉड का, ठीक है। फॉर्म द टॉप एंड ऑफ द लाइटिंग कंडक्टर, ठीक है। जो लाइट होती है उसका कंडक्टर बनाने के लिए बेस्ट शेप कौन सा होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब बिजली वगैरह गिरती है तो घरों की छतों पर एक रॉड लगा दी जाती है जिस पर लाइट पड़ती है। हमारे घरों में पहले जो टाइम था होता था एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम, तो हमारे घरों पर झंडे वगैरह लगा दिए जाते थे जिससे कि अगर लाइट पड़े तो उस झंडे के थ्रू वो लाइट का करंट ज़मीन में चला जाए। तो वैसा ही यहाँ पर ये किया जाता है। तो कौन सा शेप बेस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर सर्कल है, इसके रेक्टेंगल है, फिर यहाँ पर एक और सर्कल बना हुआ है। तो इस तरीके से 4 शेप दिए गए हैं, ठीक है। तो बेस्ट शेप हमारे यहाँ पर होता है ए, जिसका पॉइंट शार्प हो, जैसे कि पेन है, इसका बेस्ट शेप ये रहता है कि ये पॉइंटेड रहता है, ठीक है, जो सही से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को कंडक्ट करता है। इसके पीछे का रीजन भी यहाँ पर दिया गया है, देखिए, अ शार्प पॉइंटेड रॉड, ठीक है। जो शार्प पॉइंटेड रॉड है इज द बेस्ट बिकॉज इट क्रिएट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हेल्पिंग लाइटनिंग टू स्ट्राइक इट परफेक्टली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक हो प्रेफरेंशियली, ठीक है, परफेक्टली प्रेफरेंशियली। द इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन चार्ज एक्यूमुलेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेशन। तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, चार्ज एक्यूमुलेशन पर और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। की आइडिया फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एक्यूमुलेट्स होता है एट अ शार्प पॉइंट, जो शार्प पॉइंट रहता है इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एट द पॉइंटेड एंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यह भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस पॉइंटेड पॉइंट के ऊपर। दिस हेल्प्स इन इजी आयोनाइजेशन ऑफ एयर, ठीक है। एयर का जो आयोनाइजेशन होता है इसके लिए भी इजी हो जाता है। लाइटनिंग इज अट्रैक्टेड एंड सेफली कंडक्टेड, ठीक है। तो लाइट होती है इजीली अट्रैक्ट भी होती है और सेफ होती है, ठीक है। आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा तो उसमें भी एक बड़ा इस तरीके का एंटीना टाइप का लगा रहता है जिस पर लाइट कंडक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज आर फंडामेंटल इन नेचर, ठीक है। फोर्सेस की बात की जा रही है, ठीक है, और यह फोर्सेस कैसी होनी चाहिए, फंडामेंटल होनी चाहिए नेचर में, ठीक है, नेचुरल होनी चाहिए, नेचर में अकर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी अर्थ है इसकी ग्रेविटी है और उसकी एक फोर्स लगती है जिसके कारण हम जमीन पर चल पाते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो उससे भी एक फोर्स जनरेट होता है, करंट हमें अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। यह भी नेचर में अकर होता है, यह भी होता है, नेचुरल लाइटिंग भी होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल्स वगैरह होते हैं जो कि आप देखा हो, कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होता है, जो आप देखें कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होता है न्यूक्लियर फोर्सेज में, ठीक है, और वीक फोर्स भी होता है। तो यह भी एक नेचर में अकरिंग फोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा डी, ये तीनों फोर्स हमारे नेचर में अकर होते हैं, नेचुरल फिनोमेना में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, फंडामेंटल है ये नेचर में, ठीक है। द ह्यूमन आई इज अ कैमरा दैट हैज लेंस विद, हमारी आंख एक कैमरे की तरह होती है जिसमें क्या होता है, ठीक है, फिक्स्ड फोकल लेंथ एंड फिक्स्ड अपर्चर, ठीक है। क्या हमारी आंख की जो फोकल लेंथ है फिक्स रहती है, क्या हम एक चीज को
जैसे सपोज कैमरा वहाँ पर है, आप लोग वहाँ पर है, तो क्या मेरी आंखें फिक्स हैं कि मैं वहाँ का बस देख पा रहा हूँ, वहाँ मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है? जी नहीं, मुझे हर जगह का क्लियर देखने के लिए मेरी आंख एडजस्ट होती रहती है। ठीक है, मेरी आंख की फोकल लेंथ क्या है, एडजस्ट हो जाती है। जैसे आप कैमरे को जूम करते हैं तो दूर की चीज़ आपको दिखने लगती है। ठीक है, जूम हटाते हैं तो पास की चीज़ दिखती है, कहीं की चीज़ ब्लर दिखती है, कहीं की क्लियर दिखती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आंख भी काम करती है। ठीक है, तो वेरिएबल फोकल लेंथ होती है फिक्स्ड अपर्चर। ठीक है, फोकस्ड लेंथ फिक्स्ड फोकस लेंथ। ठीक है, तो देखिए जो हमारी आंख होती है इसमें कुछ भी फिक्स नहीं रहता, ना तो फोकस लेंथ फिक्स रहती है, ना ही इसका अपर्चर फिक्स रहता है, यह एडजस्ट होता रहता है। अगर आपको दूर की चीज़ क्लियर देखनी है तो आप फिक्स कर सकते हैं, पास की चीज़ क्लियर देखनी है तो हमारी आंख एडजस्ट होती रहती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फिक्स्ड वर्ड आ रहा है वह ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यह आंसर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी फोकल लेंथ है वह वेरिएबल होती है, साथ ही साथ जो अपर्चर होता है, ठीक है, यह भी वेरिएबल होता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस आंसर को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। आई लेंस वेरिएबल फोकस लेंथ होती है, प्यूपिल या फिर अपर्चर यह भी वेरिएबल साइज का होता है, एडजस्ट होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ इज क्लोज टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और अनदर प्लेनेट पे क्या होगी? ठीक है, अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है तो अदर प्लेनेट पे क्या होगी? अगर फर्स्ट कंडीशन यहां पर दी गई है, इट हैज रेडियस हाउ ऑफ द अर्थ रेडियस। सेकेंड कंडीशन, डेंसिटी कैसी होगी? 4 टाइम्स ऑफ द अर्थ। देन द एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, अगर यह दो कंडीशन लगा दिए जाएं तब दूसरे प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, रेडियस r है अर्थ की। ठीक है, अब दूसरे प्लेनेट पे, अदर प्लेनेट पे रेडियस क्या हो जाएगी? r अदर प्लेनेट हाफ। ठीक है, r2 हो जाएगी। अर्थ की अगर 1 है तो यहाँ पर आधी हो जाएगी। ठीक है, ये बात कही गई है। फिर डेंसिटी रो। ठीक है, अगर अर्थ की डेंसिटी रो ई है तो अदर प्लेनेट की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 4 रो अदर। ठीक है, तो यह दो कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, r अंडर रूट रो। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए ये इसको मैं अर्थ का मान लेता हूँ यहाँ पर, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। v अदर r अदर रो अदर। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो v अर्थ वेलोसिटी ऑफ द अर्थ वेलोसिटी ऑफ अदर प्लैनेट, इसको इक्वल रखता हूँ r अर्थ कितना है? r अर्थ डिवाइडेड बाय r अदर डिवाइडेड बाय 2 इंटू रो को दोनों को अंडर कर देता हूँ मैं, 4 रो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसल आउट होकर क्या हो जाते हैं? v0 चेंज टू 1। ठीक है, तो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है इस कंडीशन में वह अदर प्लैनेट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो वही वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की है जो वो अदर प्लैनेट की भी रहेगी, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा, इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक तो रेडियस आधी कर दी जा रही है और डेंसिटी को 4 गुना बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो रेशियो आप देखिए कि रेशियो सेम ही रह रहा है। ठीक है, इस वजह से एस्केप वेलोसिटी भी यहाँ पर सेम रहेगी। ठीक है, आप यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द साउंड वेव्स इन फ्लूइड। अब देखिए साउंड वेव्स होती हैं वह फ्लूइड में किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, साउंड वेव को प्रोपोगेट होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए रहता है। ठीक है, अब फ्लूइड एक मीडियम है तो इसमें साउंड वेव कैसे बिहेव करेंगी? ठीक है, और क्या अप्लाई नहीं होगा? ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी, दे नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, दे आर ट्रांसवर्स, दे ट्रेवल फास्टर इन लिक्विड देन गैसेस। ठीक है,
यहाँ पर यह बात की गई है। तो क्या अप्लाई नहीं हो रहा है? तो देखिए जो साउंड वेव्स होती हैं वह लिक्विड में लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ठीक है। ठीक है, यह ट्रांसवर्स नहीं होती हैं। जैसे आप सॉलिड मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल करेंगी तो वो चारों दिशाओं में ट्रेवल करेंगी, ठीक है। बाकी लिक्विड में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, एक ही डायरेक्शन में ऐसे जाते हुए आपको दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वह सी होगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया है कि साउंड वेव्स इन फ्लूइड्स, लिक्विड या गैसेज में लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, जबकि सॉलिड में कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है। तो यह बेसिक्स है, इसका कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ 0.1 kg, मास कितना है, 0.1 kg, ड्रॉप्ड ऑन अ हार्ड फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.45 मीटर, राइजेस टू हाइट। अब देखिए सपोज यहाँ पर कोई बॉल थी, इसको 0.45 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है। बॉल का मास कितना है, 0.1 kg, ठीक है। अब बॉल यहाँ पर टकराती है। अब बॉल टकराने के बाद कितना जंप करती है, यहाँ पर 0.20 मीटर, ठीक है। जब जो जंप करके वापस जाती है उसकी हाइट दी गई है। इफ इट वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 1 सेकेंड, अब जो जमीन पर कॉन्टैक्ट हो रहा है यहाँ पर, यह टाइम कितना दिया गया है, कॉन्टैक्ट टाइम दिया गया है 0.1 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग द बाउंसिंग। अब बॉल जब गिर रही है जमीन पर तो उस पर कितना नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, यह यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें वेलोसिटी फाइंड करते हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब फर्स्ट टाइम बॉल को गिराया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो फर्स्ट इस केस में क्या इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, v इक्वल्स टू √2 मास एंड हाइट। ठीक है, यह फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। केजी है, केजी को हम यहाँ पर देखिए, मीटर में दिया गया है, केजी में दिया गया है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर कुछ और भी हमें वैल्यू दी गई है। बॉल का जो वेट है उसकी बात कर रहे हैं तो 10 ग्राम यहाँ पर दे दिया गया है फाइनली, ठीक है। और इसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में कर दी गई है 10, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें दी गई, S1 S2 दिया गया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो मास है हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। हाइट हम वही रखेंगे मीटर में, बाकी जो इसका ग्रेविटी के थ्रू इसका जो मास हो जाएगा वह वेट 10 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो यह V1 की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से हम V2 की वैल्यू निकालेंगे आफ्टर कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट की बात क्या है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला रखेंगे V2 के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर रखता हूँ मैं, V2 इक्वल्स टू √2 इंटू 10 इंटू 0.20, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 आ जाएगा यहाँ पर, V2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V1 आ गया हमारा, V2 आ गया। अब नेट जो वो है इसका फोर्स है वह हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो V1 माइनस V2, नेट वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड हमारे यहाँ पर नेट वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। अब देखिए नेट वेलोसिटी आ गया है, मास हमारा यहाँ पर दिया। अब हमें यहाँ पर मोमेंटम में जो चेंज होगा वह देख लेते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, वेलोसिटी हमारी यहाँ पर दी हुई है। कांटेक्ट टाइम हमारा दिया है 1.1 सेकेंड, वेलोसिटी दी है, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज क्या होगा, 0.1 इंटू 5, ठीक है। 0.5 मोमेंटम में जो चेंज है यह भी हमारे यहाँ पर आ गया।
अब देखिए मोमेंटम में चेंज आ गया हमारा, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी हमने निकाल ली थी, अब हमें निकालना है नेट फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स के लिए हम यहाँ पर नेट फोर्स में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। मोमेंटम में जो चेंज है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, मोमेंटम में चेंज है 0.5, टाइम कितना है हमारा 0.1, तो ये हमारा 5 न्यूटन यहाँ पर नेट फोर्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अलग से एक पेज में आप करके देखना इसको एक बार और से। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि फर्स्ट वेलोसिटी निकाली हमने, सेकंड वेलोसिटी निकाली, फिर नेट वेलोसिटी हमने यहाँ पर निकाली, नेट वेलोसिटी आ गई थी, उसके बाद हमने मोमेंटम में जो चेंज हो रहा था वह निकाला। अब मोमेंटम में चेंज है और टाइम भी दिया था हमारे पास, तो हमने यहाँ से नेट फोर्स यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑप्शन कुछ गलत दिए हैं क्या, ये 10 नहीं होगा, ये कुछ होगा ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो फोर्स हमारे यहाँ पर आया है 5 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद नेट फोर्स ऑन द फ्लोर भी हमें यहाँ पर निकालना है, तो वह भी हम निकालेंगे। तो कॉन्टैक्ट में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर जब बॉल टकरा रही थी तो नेट फोर्स कितना लग रहा था, तो जो फोर्स है उसमें हम मास प्लस ग्रेविटी और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फोर्स 5 लग रहा था, ठीक है, मास 0.1 है, ग्रेविटी 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर यह 6 न्यूटन यहाँ पर टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा बी। ठीक है, जब फ्लोर पर जो 0.1 सेकेंड टाइम लग रहा था उस टाइम पे टकराने में कितना यहाँ पर नेट फोर्स लगा, ठीक है, वह पूछा गया था। तो हमने फोर्स भी निकाल लिया, मोमेंटम में चेंज निकाला, वेलोसिटी निकाली और फाइनल हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। तो आप एक बार इसको करके देखें अपने हिसाब से कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, टोटल वेलोसिटी हम यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम इज करेक्ट। ठीक है, पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, यह है टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, only for a small amplitude because then net force on its bob is independent of its displacement. For any amplitude because the net force on the bob is always proportional to its displacement. For any amplitude because the net force on the bob is independent of its displacement. Only for a small amplitude because then the net force on its bob is proportional to its displacement. थोड़ा सा बल्कि हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर हम समझते हैं। देखिए, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड, ठीक है, यह फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला वैलिड होता है फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है, जो पेंडुलम कुछ इस तरीके से हमारा बनता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस पाथ में यहाँ पर ये पेंडुलम ऐसे चलता है। तो जो एंगल रहता है स्मॉल एंगल के लिए है फॉर्मूला वैलिड होता है। वाई ओनली स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फोर्स है वह है -mg sin थीटा। ठीक है, जो थीटा होता है वह सिर्फ स्मॉल थीटा के लिए ही वर्क करता है। सो जो फोर्स होता है वह डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओनली फॉर अ स्मॉल एम्पलीट्यूड बिकॉज द नेट फोर्स ऑन इट्स बॉब इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वह डी होगा। जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स, ओनली फॉर अ स्मॉल एंगल। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेज इज करेक्ट। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेज की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अगर मैं खड़ा हुआ हूँ यानी कि मैं रुका हुआ हूँ तो यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं यहाँ पर रुका हूँ। कोई भी चीज़ जब रुक जाती है उस पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक मतलब जो मूव करने में जो फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है, चलने में जो फ्रिक्शन आ रहा है वह फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ चल पा रही है तो जो उसका जो फ्रिक्शन है वह थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। फिर एक रोलिंग फ्रिक्शन है, रोल करने में अगर कोई चीज़ रोल हो रही है तो उस पर फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा।
तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके बाद होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर होगा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग करने में फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ रुकी है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, कोई थोड़ी चल रही है तो थोड़ा कम फ्रिक्शन होगा, कोई चीज़ अगर लुढ़क रही है, ठीक है, मूव कर रही है फास्ट, तो उस पर थोड़ा और कम फ्रिक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। अब मेटलिक बॉब ऑफ एक्स मास, देखिए यहाँ पर एक मेटलिक बॉब है, मास इसका एक्स है, यह पॉइंट ए पर है। फिर एक यहाँ पर एक और बॉब रखा हुआ है बाय पर, इसका मास बाय है और बी पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है, यह यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है। अब इसको यहाँ पर छोड़ेंगे और यह इसमें जाकर टकराएगा, ठीक है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। एंगल हमारे यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब टकराने पर इसमें क्या होगा, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। टू द सेम हाइट एज दैट ऑफ पोजीशन ए ऑन द अदर साइड एंड द सेम ट्रेजेक्टरी, ठीक है। टू द हाफ ऑफ द हाइट एज दैट ऑफ द पोजीशन ए ऑन द अदर साइड along the same trajectory, the same height at the position A, it stopped at the position B, ठीक है। अब जितने फोर्स से ये जितनी स्पीड से इसमें टकराएगा, तो इसमें जितनी एनर्जी रहेगी वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, और यह बॉब यहाँ पर भी उतनी ही दूरी तय करेगा इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह मूवीज़ वगैरह में प्रैक्टिकल देखे होंगे, इस तरीके का प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो यहाँ पर यह बॉब टच होगा इस पर, इसकी सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी और यह सेम टू सेम यहाँ पर इस तरीके का सेम एंगल बनाकर इतनी दूरी पर जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी रहती है वह यहाँ पर ट्रांसफर होती है, जिस वजह से यह इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो इट स्टॉप एट द पोजीशन बी, ठीक है, डी इसका सही आंसर था, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया। अब यहाँ पर देखिए इंफ्रारेड वेव्स की बात की जा रही है, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स रेडिली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की बॉडी से हीट निकलती है, ठीक है, तो वह उनको हम इंफ्रारेड वेव कहते हैं, ठीक है। हीट वेव होती हैं जो, वह इंफ्रारेड वेव कहलाती हैं, ठीक है, इनको हीट वेव कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ करेक्ट है। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स है, यह हीट वेव को एब्जॉर्ब करता है। तो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अगर बारिश हो जाए तो ठंडक आ जाती है, वह इसलिए होता है क्योंकि जो बारिश होती है वह हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यह ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, साथ ही साथ सेकेंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए, ठीक है। देख सकते हैं आप, दोनों इस तरीके से काम करते हैं, दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सॉलिड फिगर दिया हुआ है, उस पर कुछ तरीके के फोर्स लग रहे हैं और इसमें हमें बताना है कि नेट फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम में फोर्स क्या होगा। एफ की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और राइट हैंड साइड देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो टोटल फोर्स यहाँ पर लग रहा है 25 न्यूटन का। तो यहाँ पर टोटल फोर्स लग रहा है 17 प्लस एफ, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रख देंगे हम यहाँ पर, तो 25 माइनस 17 इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 8 न्यूटन। इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होगा हमारा 8 न्यूटन। सी डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट बिलोंग टू न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, क्लीन एनर्जी बनती है। तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या क्या होते हैं, टरबाइन होता है, हाँ, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, हीट निकलती है, हीट से हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम टरबाइन को यहाँ पर रोटेट करता है जिससे कि हमारी एनर्जी बनती है। हीट एक्सचेंजर भी होता है, ठीक है। रिएक्टेंट चेम्बर भी इसमें होता है जिसमें हम न्यूक्लियर सब्सटेंस होते हैं उनकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैकेनिज्म टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन यह नहीं होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन वगैरह को रिड्यूस करने का कोई मैकेनिज्म इसमें नहीं होता है, ठीक है। रिएक्टर में क्या क्या बनेगा, ठीक है, टरबाइन होना चाहिए, हीट एक्सचेंजर होगा, रिएक्शन चेम्बर होगा, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे।
फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, तो वह सब यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिड्यूस हो सके। ठीक है, देखो टरबाइन क्या करता है, यूज टू कन्वर्ट स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसा कि हम नॉर्मल देखते हैं कि हमारे जो स्टीम इंजन है वह काम करते हैं, वैसे ही है टरबाइन होता है। हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है, जो रिएक्टर होता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, हीट निकलती है, ठीक है, तो जो रिएक्टर होता है गर्म हो जाता है, गर्म होता है, ठीक है, तो उसको ठंडा रखने के लिए यहाँ पर हीट एक्सचेंजर भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारी हीट एक्सचेंजर्स यहाँ पर रहते हैं। रिएक्शन चेम्बर भी होता है, कोर, जहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, तो इनकी रिएक्शन कहाँ होगी, एक चेम्बर में होती है। ठीक है, तो वह भी यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, यह सर्किट है, इसको देखें आप, समझे जरा। तो देखिए सर्किट है, इसमें इस पॉइंट को ध्यान से रखें। ठीक है, इस पर जो रेजिस्टेंस है 0 है। ठीक है, कहीं पर अगर 0 रेजिस्टेंस आ रहा है मतलब यह डायरेक्ट ही यहाँ पर वायर ऐड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा मतलब वायर डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट ही यहाँ पर करंट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर डायरेक्ट वायर लगा है तो करंट यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई होगा, फिर इन दोनों पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डाले गए हैं। ठीक है, यह सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, टोटल 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, सीरीज में, और वोल्टेज कितना है 10। ठीक है, तब इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट कितना होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो करंट आई होता है यहाँ पर वोल्टेज अपॉन Q अपॉन R, फॉर्मूला जो होता है इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है I इक्वल्स टू V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 10 अपॉन 10, 1 एम्पियर यहाँ पर करंट हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वह ए हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये था कि यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस है मतलब कि डायरेक्ट ही वायर कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सर्किट का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में भी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम जो हमारे जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु वगैरह होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, बहुत ही माइक्रो लेवल पर हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या लगा रहता है। ठीक है, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, 2 कॉन्केव लेंस, अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखिए माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को देखने के लिए है तो इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक तरीके से जैसे हम कैमरे में आजकल देखते हैं किसी चीज़ को हमें देखना है तो हम जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो मैग्नीफाई करने के लिए हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, और माइक्रोस्कोप है और छोटे लेवल पर देखना है, इसलिए हम यहाँ पर 2 कॉन्वेक्स लेंसेज का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ वाला होता है। ठीक है, एक आईपीस लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, लॉन्गर फोकल लेंथ वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, इसलिए कॉन्वेक्स का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। देखिए वैसे तो हमें मैग्नीफाइड की अगर पता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है, तब भी हम यहाँ पर आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में क्या है मैग्नीफाई करके ही हमें जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते थे। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फिनोमेना ऑफ द प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इज अकर्ड। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर यहाँ पर यह वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, पानी की एक बूंद है, तो इस देखो जैसे कि जो इंद्रधनुष है वह कैसे बनता है। ठीक है, लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है तो इंद्रधनुष बनता है, लेकिन एक पानी की बूंद में कैसे इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, जहाँ पर पानी रहता है वहाँ पर हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसका एक क्या होता है कि जब इस तरीके से यहाँ पर कोई लाइट आती है, आपको पता होगा कि लाइट आती है तो किस तरीके से आती है। अब देखिए यह एयर में है,
यह वाटर है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट यहां पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर यहां जाएगी। ठीक है, अब अंदर एक और मीडियम है, ठीक है, वाटर का मीडियम है, तो लाइट यहां से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गई। अब फिर वाटर से एयर में आ रही है। ठीक है, तो अब यहां पर यह फिर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्शन यहां आ रहा है, एक रिफ्रैक्शन आ रहा है यहां पर। ठीक है, और एक रिफ्लेक्शन यहां पर आ रहा है, तो दो रिफ्लेक्शन होंगे और एक रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन एंड वन इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट ओनली, इट इज फॉर्म्ड एज अ इनर रेनबो, it may involves more than one internal reflection as well as refraction of the sunlight। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं एक तो हमारा रिफ्लेक्शन है, दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, एज वेल एज रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन और सनलाइट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे यहां पर क्या आ रहा है, इट इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन एंड वन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ये नहीं है, इट इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट ओनली, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट ओनली, इट इज फाउंड एज द, नहीं इसमें ऑप्शन। ठीक है, प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स द वाटर ड्रॉपलेट, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन अगेन व्हेन इट लाइट एग्जिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, यह रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर शायद रॉन्ग दिए गए हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आप यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देख लेना, आप अपने हिसाब से आंसर निकाल लेना। ठीक है, रिफ्रैक्शन है दो, ठीक है, एंट्री और एग्जिट पे रिफ्रैक्शन है, और अंदर जाके क्या है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मेंशन्ड दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। किसने कहा था ये, ठीक है, तो नील्स बोर जो मॉडल था उसमें यह बताया गया था। ठीक है, क्या बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एन एटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर प्रोटॉन बना लेते हैं, यहाँ पर हम न्यूट्रॉन बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नील्स बोर मॉडल में बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के वह रिवॉल्व करते हैं सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। स्टेबल कंडीशन है तो स्टेबल ही चारों तरफ रोटेट करेंगे, जरा सी हीट मिलेगी इनको और ये अपना बाहर भी जा सकते हैं और अंदर आकर और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी अगर स्टेबल है तो यह स्टेबल रोटेट करते रहेंगे। तो यह नील्स बोर के द्वारा बताया गया था। ठीक है, नील्स बोर मॉडल में यह बताया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट। व्हाइल मूविंग इन दीज ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमिट एनर्जी। किसी प्रकार की एनर्जी का ना लॉस होता है, ठीक है, ना कोई गेन करते हैं। अगर एनर्जी का लॉस हो जाएगा, गेन करेंगे तो वह एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे या फिर और अंदर वाले ऑर्बिट में आ जाएंगे। तो इसलिए यह स्टेबल स्टेट बताई थी नील्स बोर ने। अगला क्वेश्चन है लीगो एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिडिक्शंस ऑफ। स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बताता है क्या, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, जो लीगो एक्सपेरिमेंट है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करता है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर कोई ब्लैक होल है, ठीक है, ब्लैक होल है, ठीक है, या कोई स्टार है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव वगैरह निकलती हैं, ठीक है, तो यह ट्रेवल करके यहाँ आती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन वेव जो वेवलेंथ होती हैं इनका इन वेवलेंथ का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इन वेवलेंथ जो यह वाली वेवलेंथ होती है इनको
ऑब्जर्व किया जाता है कि कितनी डिस्टेंस से आ रही हैं, कितना इनमें ट्रेवल कर रही हैं, क्या इनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यह LIGO एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह न्यूज़ में था इसलिए शायद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लाइट इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेशन करके इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे ब्लैक होल्स कोलाइड वगैरह करते हैं या फिर ये एक्सप्लोड हो जाते हैं, ठीक है। तो यह स्पेस टाइम में रिपल जो वेवलेंथ होती हैं वह, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकेंगे, ठीक है, तो पानी की जो वेव है वह चारों तरफ फैलेंगी, वैसे ही यहाँ पर रिपल क्रिएट होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह निकल के आती हैं, ठीक है। तो इनको LIGO एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है, इनका एनालिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A block of mass 2 kg moving with the initial speed of 3 meter per second comes to the rest on a rough horizontal surface. After traveling a distance of 3 meter, the magnitude of the frictional forces is. मास दिया गया है हमें यहाँ पर 2 kg, ठीक है। इनिशियल स्पीड यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, कम्स टू द रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ट्रेवलिंग डिस्टेंस s 3 मीटर दिया गया है, ठीक है। और हमें निकालना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस, f की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो v यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। s दिया गया है 2as comes to the rest of a horizontal surface traveling a distance of 3 meter, the magnitude of the frictional forces is, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 इंटू as कितना दिया गया हमें 3, a की वैल्यू एक्सेलरेशन कुछ नहीं दिया गया क्या, comes to the rest on a rough horizontal surface, a की वैल्यू दी होगी ना यहाँ पर, 0 comes to the rest of the a की वैल्यू rest comes to the rest on a rough horizontal surface after traveling a distance of 3 meter, कुछ मिसिंग है क्या इसमें, ए फोर्स वगैरह मिसिंग है, सॉल्व करता हूँ इसको। v की वैल्यू 3 आ जाएगी, a 0 मान के चलते हैं यहाँ पर, तो v की वैल्यू 0 आ जाएगी। a की वैल्यू दी है क्या यहाँ पर, मास इनिशियल वेलोसिटी दी है 3 मीटर पर, मास 2 दिया है, फाइनल वेलोसिटी v 0 दिया है, ओके ओके ओके, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ पर 0 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। 0 इक्वल्स टू 9 प्लस 6a, ठीक है। तो यहाँ पर 9 इक्वल्स टू अपॉन 6, a की वैल्यू आ जाएगी -3 से कट जाएगा 3/2, ठीक है। अब f बराबर ma लगा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। m की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है -3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो f बराबर 3 आ रहा है, 3 न्यूटन। फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा b, 3 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अगर पता है तो आप उसको लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या हमें दिया गया है और क्या हमें निकालना है, कौन से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखकर इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट इन अ मेटल, ठीक है। मेटल में कंडक्शन ऑफ करंट हो रहा है तो इसके लिए प्राइमरीली क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। क्या होता है कि करंट कैसे होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट यहाँ पर हमारा निकल कर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कब करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
यह प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना जरूरी होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्रीली कंडक्ट होते हैं, करंट कैरी करते हैं। तो यह हमारा आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताएं, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।